let's start a new topic that will be components of artificial intelligence. Okay, so इसमें हम पढ़ेंगे कि AI के क्या क्या components या parts है. ठीक है, actually this is question number 3. Okay, that is components of artificial intelligence. So first component देखते हैं क्या है. First component is perception. परसेप्शन का मीनिंग क्या होता है? परसेप्शन का मतलब होता है एनवायरनमेंट से इनपुट लेना. परसेप्शन का मतलब क्या है? एनवायरनमेंट से इनपुट लेना. ठीक है, वाया सेंसर्स. ठीक है, तो एक शॉर्ट एग्जांपल यहाँ दूंगा और फिर आगे हम डिटेल में वैसे भी समझने वाले. एग्जांपल के तौर पे वैक्यूम क्लीनर जो रूम को क्लीन करने के लिए यूज होगा. सपोज देयर आर टू रूम्स, मैं यहाँ बना देता हूँ. ठीक है, सपोज देयर आर टू रूम्स, रूम ए और बी. वो अपने कैमरा सेंसर की मदद से स्कैन करेगा, चेक करेगा रूम कौन से स्टेट में है, क्योंकि इधर दो ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि रूम आइदर इन डर्टी स्टेट और क्लीन स्टेट. बराबर कि नहीं? या तो रूम डर्टी स्टेट में होगा या तो क्लीन स्टेट में. बराबर. तो परसेप्शन का मतलब एनवायरनमेंट को स्कैन करके उसकी इंफॉर्मेशन को ग्रैब करना और स्टोर कर देना. किधर? नॉलेज बेस में. कहाँ पे स्टोर करना? नॉलेज बेस में. ठीक है, नेक्स्ट थिंग हम समझेंगे डिटेल में. सो द नेक्स्ट थिंग इज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, एनवायरनमेंट से जो भी नॉलेज गेन करता है एजेंट, ठीक है, जैसे वैक्यूम क्लीनर एजेंट हो गया, तो वो इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना पड़ता है एक प्रॉपर लॉजिक के साथ. तो हमारे सिलेबस में नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की दो टेक्निक्स पढ़ेंगे हम लोग. वन इज प्रपोजिशनल लॉजिक. वन इज व्हाट? प्रपोजिशनल लॉजिक. ओके, एंड सेकेंड वन यहाँ लिखता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक. सॉरी फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक. ठीक है, FOPL, फर्स्ट ऑर्डर, ये इरेज दे, प्रेडिकेट लॉजिक. ठीक है, थर्ड वन इज व्हाट? सो द थर्ड वन इज लर्निंग. अच्छा, हम सीखते हैं हमारी लाइफ में, या वन ऑफ द फीचर है ह्यूमन का लर्निंग. उसी तरह आप AI एजेंट को या मॉडल को सिखा सकते हो. ठीक है, उसी तरह आप AI एजेंट या मॉडल को सिखा सकते हो. सिखाने के देयर आर 3 टेक्निक्स. फर्स्ट वन इज सुपरवाइज लर्निंग, सेकेंड वन इज अनसुपरवाइज लर्निंग, एंड द थर्ड वन इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग. ये तीनों लर्निंग के टाइप्स हैं. ये फर्स्ट टाइप है लर्निंग का, ये सेकेंड टाइप है और ये थर्ड टाइप है. सुपरवाइज लर्निंग का मतलब क्या होता है? लर्निंग अंडर गाइडेंस. लर्निंग अंडर गाइडेंस. ठीक है, जिसमें हम गाइडेंस में सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग. अनसुपरवाइज लर्निंग का मतलब क्या है? विदाउट गाइडेंस जो पढ़ाई होती है, या आप विदाउट गाइडेंस से मॉडल को ट्रेन करोगे. ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी प्रोग्राम जिसको आप एज अ AI एजेंट बनाना चाहते हो उसको कहते हैं मॉडल. ठीक है, मॉडल एक बार सक्सेसफुली एक्यूरेसी देगा, ठीक है, सीख गया, तो हम उसको प्रोडक्शन में डालते हैं. वो आगे समझेंगे. ठीक है, तो लर्निंग विद गाइडेंस इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग. लर्निंग विदाउट गाइडेंस इज कॉल्ड अनसुपरवाइज लर्निंग. रीइंफोर्समेंट लर्निंग पास एक्शन पे डिपेंड करता है. किस पे डिपेंड करता है? पास एक्शन. ठीक है, वी कैन डिफरेंशिएट इनटू गुड एक्शन और बैड एक्शन. गुड एक्शन और बैड एक्शन. रीइंफोर्समेंट लर्निंग हमारी जिंदगी की तरह है. जो गलतियां हम करते हैं हम उसको रिपीट ना करने की कोशिश करते हैं. बराबर. और जो सही काम हम करते हम उसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं. दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग. इतना कॉपी कीजिए आप लोग. ओके,
So the next topic is what? Fifth components of artificial intelligence. रीजनिंग. रीजनिंग का मतलब क्या होता है सर? रीजनिंग का मतलब डेटा या फैक्ट के बेसिस पर कंक्लूजन पर आना या इन्फरेंस पे आना, बेसिस पर कंक्लूजन पर आना. ठीक है, रीजनिंग का मतलब होता है डेटा या फैक्ट के बेसिस पर कंक्लूजन पर आना. ठीक है, नेक्स्ट थिंग गाइस, रीजनिंग के कुछ टाइप्स है. फर्स्ट वन इज डिडक्टिव एंड सेकेंड वन इज इंडक्टिव. डिडक्टिव का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन विल बी यूनिवर्सल. कंक्लूजन विल बी यूनिवर्सल. इसका मतलब क्या है? मतलब अगर फैक्ट्स ट्रू है, ठीक है, तो आप कंक्लूजन पे आओगे और वो कंक्लूजन सभी पर अप्लाई होगा. समझ में आ रहा है? अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो देयर इज एन एग्जांपल्स फर्दर. कंक्लूजन विल बी यूनिवर्सल. जो कंक्लूजन पर आप आओगे वो सभी पर एप्लीकेबल होगा, लेकिन फैक्ट्स ट्रू होने चाहिए. इंडक्टिव रीजनिंग में कंक्लूजन यूनिवर्सल नहीं होता है, कंक्लूजन सपोर्टिव होता है. क्या होता है? सपोर्टिव. ठीक है, अगर फैक्ट ट्रू है तो आपका कंक्लूजन को सपोर्ट करेगा, ना कि गारंटी देगा. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट थिंग, सो द नेक्स्ट थिंग, अच्छा इंडक्टिव हो गया, डिडक्टिव हो गया. प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप इजी एग्जांपल लो गेम्स का. गेम्स में आप क्या डिसाइड करते हैं? मूव्स, है ना? आप क्या डिसाइड करते हैं? मूव्स, बराबर, कि किधर क्या खेलेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल टिक टैक टो है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है. प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब आपको जीतना है, आप डिसाइड करोगे यहाँ पे एक्स करना है, यहाँ पर करना है, या कहाँ पर करना है. ठीक है, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्लानिंग एक्शंस फॉर रीचिंग द गोल, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग. नेक्स्ट थिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी. आपका एआई एजेंट और प्रोग्राम ह्यूमन की लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेगा. उसके लिए क्या क्या फीचर जरूरी है? सर फर्स्ट फीचर इंपॉर्टेंट जो है वो है स्पीच रिकॉग्निशन. क्या इंपॉर्टेंट है? स्पीच रिकॉग्निशन. नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट क्या है? स्पीच टू टेक्स्ट. स्पीच टू टेक्स्ट. थर्ड थिंग इंपॉर्टेंट क्या है? टेक्स्ट टू स्पीच. ठीक है, ये तीन फीचर्स आप एनएलपी को सपोर्ट करते हैं. दैट इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. और ये सारे फीचर्स असिस्टेंट में होते हैं, गूगल असिस्टेंट, बिक्सबी, एप्पल सीरी. ठीक है, दिस एप्लीकेशंस फॉलोस व्हाट? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. तो जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए आप लोग, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग, हम इसको और इंटरेस्टिंग वे में और डिस्क्रिप्टिव वे में सीखेंगे. ठीक है, आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया है एंड विल मूव फर्दर. चलो, फर्स्ट थिंग, परसेप्शन. इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमने पहले ही बोले, परसेप्शन मतलब एनवायरमेंट से इनपुट लेना. वर्ड इज परसेप्शन. ठीक है, इधर समझो, एजेंट को, सॉरी, इंटेलिजेंट एजेंट नीड टू स्कैन द एनवायरमेंट एंड वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन इट. सिंपल सी बात है, एजेंट को एनवायरमेंट की इंफॉर्मेशन ग्रैब करनी ही होगी, तभी वो अपने एक्शंस डिसाइड कर सकता है. ठीक है, समझ में आ रहा है? आसान भाषा में गाइस, अगर देखिए आप किसी पर्सन से मिलते हैं तो हम उसको याद रखते हैं ना, बिकॉज हम है ना उसको परसेप्ट करते हैं. परसेप्ट मतलब उसके फेशियल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ताकि हम जब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं ना तो हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? तो एजेंट क्या करता है? एनवायरनमेंट को स्कैन करता है. जैसे क्या बोलते हैं, वैक्यूम क्लीनर रूम को स्कैन करता है, देखता है रूम डर्टी स्टेट में है या क्लीन स्टेट में. किसके वाया करता है? तो एक्सट्रैक्ट करता है फीचर्स और रिलेशनशिप. ठीक है, वाया सेंसर्स. ठीक है, सेंसर कुछ भी हो सकता है, जैसे वैक्यूम क्लीनर कैमरा सेंसर का इस्तेमाल करेगा. देयर कैन बी अ टेम्परेचर सेंसर, और इस प्रोसेस को कहते हैं परसेप्शन. क्या कहते हैं? परसेप्शन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सर, परसेप्शन का मतलब है
एआई एजेंट एनवायरनमेंट से इनपुट लेगा सेंसर की मदद से, ताकि उसके एक्चुएटर उसके मुताबिक एक्शन डिसाइड कर सके। दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट थिंग। ये देखो, अभी ये परसेप्ट करेगा, डिसाइड करेगा 4 है या 3। अब ये इसके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। देखिए, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि एजेंट जो है वो इंफॉर्मेशन लेगा सेंसर से। डेफिनेटली परसेप्शन किसके थ्रू करेगा? सेंसर से। बट जरूरी नहीं कि वो इस फॉर्मेट में हो जिस तरह सिस्टम को जरूरी है। तो सिस्टम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। वो फॉर्मेट क्या है? एक प्रपोजिशनल लॉजिक और एक है FOPL, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। प्रपोजिशनल लॉजिक और फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया गाइस। ठीक है, तो जो भी नॉलेज एक्सट्रैक्ट करेगा इट नीड टू बी रिप्रेजेंटेड इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ताकि उस इंफॉर्मेशन के अंदर कोई हिडन पैटर्न या कंक्लूजन डेवलप हो। समझ में आ रहा है? या आप उसको कंपेयर कर सकते हो पास्ट ऑब्जेक्ट से। ठीक है, हाँ कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए, तो आपको उसको परसेप्ट करना है, उसके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कुछ पैटर्न के बेसिस में कि सर ये काजू है, सर ये बादाम है, सर ये अंजीर है ना? हाँ कि नहीं? दैट इज कॉल्ड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। कि अगर आपको किसी कंक्लूजन पर आना है, अगर आपको कुछ हिडन पैटर्न फाइंड करना है एनवायरनमेंट से, तो आपको उस नॉलेज को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रपोजिशनल लॉजिक और फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। ठीक है, नेक्स्ट थिंग गाइस। ओके, लर्निंग हमारी जिंदगी का हिस्सा है। डेफिनेटली यस। उसी तरह जब हम सीख सकते हैं तो एआई एजेंट या प्रोग्राम और मशीन भी सीख सकती है। अब सिखाने के 3 तरीके। फर्स्ट वन इज सुपरवाइज लर्निंग, सेकेंड वन इज अनसुपरवाइज लर्निंग एंड थर्ड वन इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग मतलब क्या है? सुपरवाइज लर्निंग में ये देखिए, ये डक है। ठीक है, अब ये डक की तस्वीरें दी जाती है, साथ ही साथ लेबल दिया गया है कि ये डक है। मतलब सुपरवाइज लर्निंग में सिखाने के लिए लेबल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। LABELED, लेबल्ड डेटा। इसके लिए इसको सुपरवाइज बोलते हैं। सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा दिया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, सपोज मेरे को 10 तस्वीरें डक की यूज करनी है सिखाने के लिए, फॉर ट्रेनिंग, मतलब फॉर एआई एजेंट्स इन सिंपल। ठीक है, हाँ कि नहीं? तो मैं वो 10 तस्वीरों में है ना, लेबल्ड होगा, लिखा हुआ रहेगा डक है। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट और उसके बीच लेबल। अभी हमको इस मॉडल को सिखाना है, ठीक है, वाया सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग क्यों बोल रहे? क्योंकि लेबल है। हाँ कि नहीं? तो 10 तस्वीरों को मैं डिवाइड कर लूंगा। सबसे पहले मैंने बोला 8 तस्वीरें ट्रेनिंग के लिए और 2 तस्वीरें टेस्टिंग के लिए। तो 8 पिक्चर विल बी यूज एज अ ट्रेनिंग डेटा। वन सेक। Okay, 8 pictures will be used as a training data. ठीक है, 2 picture will be used as a testing data. 2 pictures will be used as a testing data. ठीक है, आप बोलोगे नेसेसरी अकाउंट सेम हो? नहीं, आप 9 और 1 भी रख सकते हो। ट्रेनिंग डेटा यूज होता है सिखाने के लिए। किसके लिए यूज होता है? सिखाने के लिए। ठीक है, टेस्टिंग डेटा यूज होता है चेक करने के लिए कि सीख गया है क्या। ठीक है, हमेशा याद रखना, ट्रेनिंग डेटा, अगर सबसे पहली बात, जितना ज़्यादा डेटा आप दोगे उतना ही मॉडल की एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। अगर मैं 10 से 20
कर दूं, 10 से कितना कर दूं मैं 20, तो एक्यूरेसी विल इंक्रीज। एक्यूरेसी मतलब करेक्टनेस, मेरा मॉडल अच्छे से प्रेडिक्ट करके देगा। देखो सिंपल लॉजिक है, अगर मैं मेरे छोटे से बच्चे को, अगर मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल के फोटो और लिखा हुआ एप्पल से सिखाऊंगा तो बच्चा रिकॉग्नाइज कर लेगा ना, हाँ कि नहीं। तो एआई में डेटा की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप जितना ज़्यादा डेटा फीड करोगे मॉडल को, उतना ही मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे ये 8 डो था ना, मैं सपोज 6-4 कर दूंगा, 6 फॉर ट्रेनिंग, ठीक है, और 4 फॉर टेस्टिंग। 4 फॉर व्हाट, टेस्टिंग। तो गाइज आप लोग थोड़ा टाइम लेके मुझको बताना इससे होगा क्या, एटलीस्ट सोचो क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को इतना समझा होगा कि अगर ट्रेनिंग डेटा घटा देंगे तो एक्यूरेसी विल डिक्रीज, एक्यूरेसी विल डिक्रीज। समझ में आ रहा है, हाँ कि नहीं। तो एआई में जितना आप ज़्यादा डेटा दोगे उतना ही बेहतर है। और ये डेटा मोस्टली इस फॉर्मेट में होता है, डॉट CSV फाइल। कौन सी फाइल में, डॉट CSV फाइल। डॉट CSV फाइल यूज होती है फॉर मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। समझ में आ रहा है। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या बताया मैंने, लेबल डेटा होता है इसलिए इसको अंडर गाइडेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये मेरा मॉडल रिकॉग्नाइज करेगा या वो डक है या वो डक नहीं है या नहीं है को कहते हैं क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम। क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज अनसुपरवाइज लर्निंग। हमने पहले इसके बारे में कुछ कहा कि लर्निंग विदाउट गाइडेंस, लर्निंग विदाउट गाइडेंस। समझ में आ रहा है। क्लस्टरिंग मतलब ग्रुपिंग करना, क्लस्टरिंग मतलब ग्रुपिंग करना। देखो जिसमें सिमिलैरिटी है उसको एक साथ कर लेंगे और जिसमें डिसिमिलैरिटी है जो अलग है उसको अलग कर देंगे। समझ में आ रहा है। अनसुपरवाइज लर्निंग में जरा इधर देखना, लेबल लिखा है डक डक, है ना। यहाँ पे कोई लेबल है क्या, नहीं। विदाउट लेबल, विदाउट लेबल, दैट इज अनसुपरवाइज लर्निंग। समझ में आ रहा है। अब आप बोलोगे सर ये कॉन्सेप्ट ह्यूमन से कैसे आया। एग्जाम्पल लेते चलो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मॉल में गया हूँ, ठीक है। मॉल में मैं फूड सेंटर में गया तो वहाँ पे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है। अब गाइस सीन क्या है, वो जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है वो सब न्यू है, वो मेरे घर पे कभी आए ही नहीं है। ठीक है, तो भी अगर आप मुझको वहाँ खड़े रह के बोलोगे कि सर डिफ्रेंशिएट कीजिए कि इसमें वेजिटेबल्स क्या है और फ्रूट्स क्या है, स्टिल मैं कर पाऊंगा ना, हाँ कि नहीं। मतलब अगर वहां पर वेजिटेबल और फ्रूट के नाम नहीं भी लिखे हैं स्टिल मैं फाइंड करके बता सकता हूँ। फाइंड नहीं किया तो डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, ये वेजिटेबल्स है और ये क्या है, फ्रूट्स है। समझ में आ रहा है, हाँ कि नहीं। दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज लर्निंग। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, कुछ पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। ये पैटर्न के बेसिस पे ग्रुप किया है कि नहीं, है ना। हम क्या देखते हैं यहाँ पे, पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर हमको मॉडल खुद से सीखता है। मॉडल किससे सीखता है, खुद से। कैसे, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके। कौन सा एल्गोरिदम, क्लस्टरिंग। ठीक है, तो आई गेस यहाँ तक आपको समझा होगा। अब मैं नेक्स्ट डायग्राम पे आता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट डायग्राम पे आने से पहले प्लीज कॉपी, ये सब आपको सीखने में काफी काम आएगा, कॉन्सेप्ट्स याद रखने के लिए। I hope you guys have copied. Let's move further guys. So next thing is supervised learning. अच्छा, एकदम बहुत इजी डायग्राम है। मैंने आपको पहले ही बोला था डेटा सोर्स को डिवाइड करना होगा ट्रेनिंग डेटा में और टेस्टिंग डेटा में, जैसे हमने डिवाइड किया था 8 और 2। ठीक है, अब ये ट्रेनिंग डेटा मॉडल को दिया जाएगा। अगर मॉडल की मैं एक एक्यूरेसी का एक थ्रेशोल्ड सेट करता हूँ 95%, मतलब अगर 100 बार हम मॉडल को दिखाएंगे डक की इमेजेस तो वो 95 टाइम सही बता रहा है। सही बताना चाहिए एक्चुअल में, ये मैंने एक्यूरेसी का मार्जिन सेट कर दिया। ठीक है, अब सही बताना चाहिए। अब मॉडल जो है उसको हम ट्रेन करेंगे। क्या करेंगे, ट्रेन।
अगर वो 95% की एक्यूरेसी देता है तो हम उसको डिप्लॉय करेंगे प्रोडक्शन में, लेकिन नहीं, पहले डायरेक्टली डिप्लॉय नहीं करेंगे, टेस्ट डेटा भी बनाएंगे। ये 2 तस्वीरें ट्रेन कर दिया 8 तस्वीरें से, 2 तस्वीरों से चेक करेंगे। अगर मॉडल 95% एक्यूरेसी देता है, कब? टेस्टिंग के टाइम, है ना। ये तो ट्रेनिंग का टाइम था, सिखा रहे थे अब तभी, है ना, हाँ कि नहीं। अगर टेस्टिंग के टाइम मॉडल 95% एक्यूरेसी देता है तो उसको प्रोडक्शन एक एप्लीकेशन के तब्दील कर देंगे और लोगों को दे देंगे कि भैया यूज़ करो। अगर मॉडल आंसर नहीं देता है तो फिर से जाएंगे पीछे और ट्रेनिंग डेटा को बढ़ा देंगे। 8 तस्वीरें थी ना, ये 16 कर देंगे और टेस्टिंग के लिए 4 कर देंगे। समझ में आया? ऐसे वर्क करता है। तो प्लीज कॉपी। ओके, अब थियरी है थोड़ा। सबसे पहला पॉइंट, मशीन लर्निंग अल्गोरिथम इज ट्रेन ऑन लेबल्ड डेटा। आपने देखा था ना, ऊपर लिखा था डक, है ना। इवन दो द डेटा नीड्स टू लेबल एक्यूरेटली फॉर दिस मेथड टू वर्क। जाहिर सी बात है, लेबल सही होना चाहिए। मैं डक के बदले कुछ और लिख दूंगा वहां पे, पिजन वगैरह, तो इट वोंट वर्क, राइट। ये एक लेबल एक्यूरेट होना चाहिए। देखो जो जो मार्क करो समझो। इज एक्सट्रीमली पावरफुल व्हेन यूज इन द राइट सर्कमस्टेंस। तो थ्योरेटिकल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे सुपरवाइज लर्निंग में? मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स गिवन अ स्मॉल ट्रेनिंग डेटा सेट, जैसे मैं पिक्चर्स दे रहा था डक के, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। और डेटा सेट दो चीज में डिवाइड होता है, एक ट्रेनिंग डेटा सेट और एक टेस्टिंग डेटा सेट, जिसको फाइनल डेटा सेट कहते हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग डेटा सेट ओवरऑल डेटा सेट का एक हिस्सा है। समझ में आ रहा है, हाँ कि नहीं? नेक्स्ट, ट्रेनिंग डेटा सेट इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू द फाइनल डेटा सेट। मतलब ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्टिंग डेटा सेट में काफी सिमिलैरिटी होंगी, ठीक है। और लेबल्ड पैरामीटर्स होंगे। फिर अल्गोरिदम क्या करेगा? फाइंड करेगा रिलेशनशिप्स, ठीक है, हाँ कि नहीं, बिटवीन द वेरिएबल्स इन द डेटा सेट। जो पिक्चर्स देंगे आप, उसमें रिलेशनशिप चेक करेगा। अगर उसको लगेगा तो वो सीखता जाएगा किसके बारे में? डक के फीचर्स के बारे में। एट द एंड अल्गोरिदम को पता चलना चाहिए कि डेटा कैसे वर्क करता है और रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। फिर क्या होगा? सोल्यूशन इज रिप्लाई फॉर यूज विथ फाइनल डेटा सेट, ठीक है, विच इट लर्न फ्रॉम इन द सेम वे एज डेटा सेट। मतलब सिमिलर तस्वीरें यूज होंगी सिखाने के लिए, ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी टेस्टिंग डेटा। और एक बार वो सीख गया तो उसको प्रोडक्शन में डाल देंगे। लेकिन आप कंटिन्यू इम्प्रूव कर सकते अपने मॉडल को, ज़्यादा से ज़्यादा को डेटा फीड करके, इवन आफ्टर बीइंग डिप्लॉय, प्रोडक्शन में डालने के बाद भी। समझ में आ रहा है? ठीक है, डेटा बढ़ाते जाओ, आपका एआई मॉडल बेहतरीन वर्क करता जाएगा। नेक्स्ट वन, अनसुपरवाइज लर्निंग। ये देखो, ट्रेनिंग डेटा विदाउट टारगेट वेरिएबल, मतलब यहाँ पे लेबल्ड नहीं है, लेबल्ड नहीं है, तो नहीं के लिए मैं ऐसे डाल रहा हूँ क्रॉस साइन। मशीन लर्निंग अल्गोरिदम का यूज करोगे, जैसे एग्जांपल हमने कौन सा एल्गोरिदम की बात कर रहा था? क्लस्टरिंग, ठीक है। आप क्या करोगे? ये मॉडल है जिसको सिखाना है, ठीक है। उसको डेटा फिट करोगे, ठीक है। कोई भी डेटा, आप वेजिटेबल और फ्रूट का एग्जांपल लिए थे, तो हमारा डेटा क्या है? वेजिटेबल की कुछ तस्वीरें और कुछ फ्रूट्स की। मॉल का एग्जांपल दे रहा था ना मैं आप लोगों को, बराबर। अब वो न्यू डेटा को अलोकेट करेगा वन ऑफ द क्लस्टर में। अगर उसको लगता है पैटर्न के बेसिस पे ये चीज वेजिटेबल है, तो उसको उस वेजिटेबल को यहाँ पे क्लस्टर बनाते जाएगा। एक क्लस्टर सपोज वी फॉर वेजिटेबल है, एफ फॉर फ्रूट है, ठीक है। तो जो वेजिटेबल है उसको, सॉरी, वेज फॉर वेजिटेबल फ्रूट, जो वेजिटेबल दिया है, आया है, उसको वेजिटेबल के ग्रुप में डाल देगा। सपोज नया इनपुट डेटा फिर से यहाँ से आया, सपोज वो फ्रूट है, वो क्या है? फ्रूट है, तो उसको फ्रूट के क्लस्टर में डाल देगा। ऐसा ग्रुपिंग करते जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ कि नहीं? नेक्स्ट, ओके, तो मैं ये कॉपी कर लो, मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ। अनसुपरवाइज लर्निंग का एडवांटेज क्या? इट वर्क्स विथ अनलेबल्ड डेटा, ठीक है, हाँ कि नहीं?
नेक्स्ट थिंग, आप लार्जर डेटा सेट यूज कर सकते हो। देखो, सुपरवाइज लर्निंग एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन फाइंड करता है कि ये चीज ये है। अनसुपरवाइज लर्निंग नहीं पता रहता। देखो, वो डिफरेंशिएट जरूर करके दिखाएगा कि कुछ इस एक को वेजिटेबल के क्लस्टर में डालेगा, दूसरे को फ्रूट के क्लस्टर में डालेगा, लेकिन उसको पता नहीं है कौन सा वेजिटेबल है कौन सा फ्रूट है। आप एक अकेला वेजिटेबल दिखाओगे और रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। अनसुपरवाइज लर्निंग कैसे वर्क करता है? सिंपल सी बात है, जो जिस ग्रुप में उसको लगता है फिट होता है, हिडन स्ट्रक्चर देख के उसको उस ग्रुप में डाल देता है, लेकिन वो कौन है क्या है उसको पता नहीं। आप कोई भी वेजिटेबल उठा के पूछेंगे कि बताओ ये कौन सा है, अनसुपरवाइज लर्निंग नहीं बता सकता, क्योंकि वो लेबल पे वर्क नहीं करता है, वो खाली हिडन स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन सुपरवाइज लर्निंग में आप डक की पिक्चर दिखो तो वो बताता है कि वो डक है, टू फाइंड द एग्जैक्ट नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू डेटा पॉइंट्स। ठीक है, इधर क्या होता है, रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए ह्यूमन इनपुट या ह्यूमन प्रोग्राम्ड नहीं करने की जरूरत होती है। ये खुद ब खुद हिडन स्ट्रक्चर फाइंड करता है। क्या फाइंड करता है? हिडन स्ट्रक्चर। क्लस्टरिंग में क्या होते हैं, डेटा पॉइंट्स बनते। सपोज ये एक वेजिटेबल है, ये एक वेजिटेबल है, इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटी दिखेगी, ठीक है, तो इसको एक क्लस्टर में ऐड कर देंगे। उसी तरह सपोज मैं बोलता हूँ ये एक डेटा पॉइंट फ्रूट है, ये एक फ्रूट है, उसको नजदीक रखेंगे जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू सेम कैटेगरी, उसको एक क्लस्टर में ऐड करेंगे। तो डिसाइड करना है कौन सी चीज कौन से क्लस्टर में जाएगी। इधर देखो, अनसुपरवाइज लर्निंग algorithm can adapt to the data by dynamically changing hidden structure। dynamically मतलब रियल टाइम पे कैन बी चेंजिंग द हिडन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अनसुपरवाइज लर्निंग का एडवांटेज ये था कि गाइस कोई लेबल या गाइडेंस से नहीं सीखना था, लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहा है, हिडन स्ट्रक्चर ग्रुपिंग कर रहा है, डिफरेंशिएट नहीं, ग्रुपिंग कर रहा है सिर्फ हिडन स्ट्रक्चर फाइंड करके। उसको कुछ नहीं पता कि कौन सा वेजिटेबल कौन सा है, वो इतना ही ग्रुप कर सकता है कि भाई ये वेजिटेबल्स है ये फ्रूट्स है, जस्ट टू फाइंड आउट द हिडन पैटर्न, दैट्स इट। नेक्स्ट वन इज री इन्फोर्समेंट लर्निंग। देखो, ये रोबोटिक कार का एग्जाम्पल हो सकता है इसका। जाहिर सी बात है, अगर गुड एक्शन होगा तो रिवॉर्ड मिलेगा, पास का एक्शन, बैड एक्शन रहेगा तो पेनल्टी। ये सारी इंफॉर्मेशन गुड एक्शन बैड एक्शन की स्टोर कहाँ पे होंगी? केबी। केबी मीन्स नॉलेज बेस। केबी का मतलब क्या होता है गाइस? नॉलेज बेस में। तो ये डेटा कहाँ फीड होगा? नॉलेज बेस में, और वही इंफॉर्मेशन यूज होगी सीखने के लिए। ठीक है, अगर एजेंट एनवायरनमेंट पे गुड एक्शन करेगा, जो भी एक्शन करेगा गुड या बैड, अगर गुड एक्शन है तो रिवॉर्ड मिलेगा, बैड एक्शन रहेगा तो पेनल्टी। पेनल्टी मतलब पनिशमेंट। ओके, चलो विल मूव फर्दर। ठीक है, इट reinforcement learning takes inspiration from how human being learn from data in their life। हमारी जिंदगी में भी हम इस तरह ही सीखते, राइट? हाँ कि नहीं? जो फेवरेबल आउटपुट है, अगर सही मूव किया हुआ है तो उसको एंकरेज और री इन्फोर्स किया जाएगा, वो फिर से रिपीट किया जाएगा। एंड जो नॉन फेवरेबल आउटपुट है उसको डिस्करेज या पनिश किया जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आप गाड़ी ठोक दोगे तो आपको पेनल्टी भरी होगी अपने पास में, नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, री लर्निंग ऐसा एल्गोरिदम है जिसमें इंटरप्रीटर चेक करता है कि कैसा एक्शन क्या है, गुड एक्शन है या बैड एक्शन, किसमें? एनवायरमेंट में। और रिवॉर्ड सिस्टम यूज होता है। फिर क्या होता है, जो भी एक्शन हुआ है वो एक्शन दिया जाता है इंटरप्रीटर को। ये जज बन जाता है, ये डिसाइड करता है कि एक्शन गुड एक्शन था या नहीं, फेवरेबल था या नहीं। समझ में आ रहा है? अगर
सही एक्शन था या करेक्ट सोल्यूशन होता है तो वो री करता है, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग रिवॉर्ड। अरे एकदम बेहतरीन काम किया है ऐसे। अगर फेवरेबल नहीं है तो रीट्रेट करने को बोलता है, फिर से करो जब तक बेटर रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसे वर्क करता है। तो किसको दिया गया जाता है, इंटरप्रिटर को। इंटरप्रिटर जज बन जाता है, वो डिसाइड करता है कि ये एक्शन फेवरेबल है या नहीं। फेवरेबल एक्शन है तो री करने का, ठीक है, कैसे, रिवॉर्ड दे के, हाँ बेस्ट है। अगर नहीं है तो उसको रीट्रेट रिपीट करने का जब तक बेटर रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इन टीपी का यूज केस है फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन 2 पॉइंट ऑन अ मैप, द सॉल्यूशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट वैल्यू, इंस्टेड टेक अ स्कोर ऑफ इफेक्टिवनेस एक्सप्रेस इन अ परसेंटेज, हायर द मोर रिवॉर्ड इज गिवन टू द एल्गोरिथम। सुनो क्या होता है कि भाई सिंपल एग्जांपल लो, शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना है सोर्स से डेस्टिनेशन में मैप में, तो जो भी एक्शंस है उसके मुताबिक स्कोर दिया जाएगा, एक्सप्रेस इन व्हाट वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू, ठीक है, जितना परसेंटेज ज्यादा होगा उतना रिवॉर्ड दिया जाएगा अल्गोरिदम को। कौन देगा, इंटरप्रीटर, ठीक है। प्रोग्राम को इस तरह ट्रेन करना है टू गिव द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फॉर द बेस्ट पॉसिबल रिवॉर्ड। समझ में आ रहा है, मतलब कि भाई सीखते रहो, समझ में आ रहा है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग मतलब सीखते रहो, ओके। गुड एक्शन है तो उसके लिए रिवॉर्ड मिलेगा, डिसाइड कौन करेगा, इंटरप्रेटर। गुड एक्शन को फ्यूचर में रिपीट करना है, बैड एक्शन को अवॉइड करना है, समझ में आ रहा है, और इम्प्रूव करते रहना है जब तक एक्शन गुड नहीं होता। ओके, रीजनिंग, देखो रीजनिंग दो टाइप की होती है, एक है डिडक्टिव रीजनिंग, नेक्स्ट वन इज इंडक्टिव रीजनिंग, ओके। रीजनिंग का मतलब क्या होता है, फैक्ट के बेसिस पे कंक्लूजन पर आना। डिडक्टिव रीजनिंग क्या बोलता है, देखो फैक्ट नंबर 1, ऑल मेन आर मॉर्टल, हर इंसान एक दिन जाने वाला है, फैक्ट 1। हैरोल्ड इज अ मैन, फैक्ट नंबर 2। देयरफॉर हैरोल्ड इज मॉर्टल, ये क्या हो गया, कंक्लूजन, दो फैक्ट के बेसिस पे कंक्लूजन पर आना। लेकिन इससे हम ये भी कंक्लूजन पे आ सकते कि ऑल मेन आर मॉर्टल, हाँ कि नहीं, बराबर, मतलब यहाँ पे द ट्रूथ ऑफ प्रीमाइसिस, मतलब अगर फैक्ट ट्रूथ है तो इट गारंटीज द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन। अगर ये बातें सच है कि ऑल मेन आर मॉर्टल, हेरोल्ड इज अ मैन, ठीक है, तो हेरोल्ड भी मॉर्टल, ये भी सच है, बराबर, हाँ कि नहीं, तो ऑल मेन आर मॉर्टल एंड हेरोल्ड इज अ मैन आर ट्रू, तो कंक्लूजन भी क्या होगा, ट्रू ही होगा। बात समझो, अगर ये फैक्ट ट्रू है, ऑल मेन आर मॉर्टल एंड हेरोल्ड इज अ मैन, ये दोनों फैक्ट ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा, ठीक है। तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या बोलता है कि अगर in deductive something is true of a class of things in general, it is also true for all the member of that class। सुनो, मतलब अगर मैं बोलता हूँ दो फैक्ट है, ऑल मैन और मॉर्टल, हेरोल्ड इज अ मैन, ठीक है, तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा, हेरोल्ड इज मॉर्टल, और ये सभी पे अप्लाइड है क्योंकि हर इंसान एक दिन जाने वाला है, समझ में आ रहा है। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, ट्रूथ ऑफ प्रीमाइसेस सपोर्ट्स कंक्लूजन, गारंटी नहीं देता है, सपोर्ट करता है, इसीलिए मैंने बोला कैन नॉट बी फुल्ली डिपेंडेंट। मैं इजी वाला एग्जांपल से बताता हूँ, हेरोल्ड इज अ ग्रैंडफादर, ठीक है, ये ट्रू है, फैक्ट नंबर 1। हेरोल्ड इज बाल्ड, फैक्ट नंबर 2, बराबर। अभी देयरफॉर ऑल ग्रैंडफादर्स आर बाल्ड, नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो फैक्ट है ये कंक्लूजन को सपोर्ट कर सकता है, हो सकता है कि ग्रैंडफादर वो एज में आके लोगों के बाल झड़ने हो, बट ऑल ग्रैंडफादर्स आर बाल्ड कैनॉट से, राइट। तो ट्रूथ ऑफ प्रीमाइसेस सपोर्ट्स कंक्लूजन बट कैनॉट बी फुल्ली डिपेंडेंट। अगर फैक्ट नंबर 1 फैक्ट नंबर 2 ट्रू है तो वो सपोर्ट कर सकता है, ये बात हो सकता है कि ग्रैंडफादर बाल्ड हो, बट इट्स नॉट 100% ट्रू। लेकिन अगर सारे लोग मरने वाले, हेरोल्ड मैन है तो हेरोल्ड मरने ही वाला है, समझ में आ रहा है।
ये एग्जाम्पल इसलिए नहीं बताया क्योंकि नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज मोर देन इनफ, ठीक है। नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैंने बोला आप गेम का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। या आपको क्वेश्चन आता है राइट अ प्रोग्राम फॉर अ पैलिंड्रोम नंबर टू जनरेट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, आप उसका अल्गोरिदम डेवलप करके क्या फाइंड करते हो, सोल्यूशन। जैसे गेम में मूव्स फाइंड करना, ठीक है, कोड में अल्गोरिदम फाइंड करना, है ना, हाँ कि नहीं। दीज आर कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एग्जाम्पल के तौर पे फाइंडिंग आउट विनिंग मूव्स ऑन बोर्ड गेम, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल टास्क असाइन किया है तो प्लान करना है एक्शन, पहला क्या करना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। आइडेंटिफाइंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम गेम, आप इजीली कर सकते हो, ये इंसान है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, एवरीथिंग। एनएलपी, एनएलपी का मतलब सिंपल है, देखो, इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट दोनों टेक्स्ट या स्पीच के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। और मैंने शुरू में ही कहा एनएलपी वर्क करता है स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच, बराबर। आप ही सोचिए, गूगल पे जब आप सर्च करते हो तो स्पीच टू पहला स्पीच रिकॉग्नाइज होता है और स्पीच फिर में कन्वर्ट काय में होता है, टेक्स्ट में, हाँ कि नहीं। डेफिनेटली, सिमिलरली वाइस वर्सा। एग्जाम्पल क्या है, एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एप्पल सीरी एप्पल का है, नाम से ही समझ में आ रहा है ना। गूगल असिस्टेंट गूगल का है, बरोबर। और बिक्सबी कौन सी कंपनी का है, सैमसंग का, ठीक है। दीज आर असिस्टेंट्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आगे की वीडियो में आपको कंटिन्यू करूंगा फर्दर टॉपिक, ओके।